वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आज हमारी क्लास का दूसरा दिन है। प्रथम जो क्लास होती है हमने इसमें सांख्यिकी के जो कंटेंट्स थे हमारे, किन किन चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे उसके बारे में बताया गया था। आज जो हमारी द्वितीय क्लास है, इस द्वितीय क्लास के अंतर्गत हम सांख्यिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी का उद्भव कैसे हुआ, यानी इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक डाल लीजिए बच्चों, सांख्यिकी। सांख्यिकी का उद्भव। सांख्यिकी का उद्भव किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ, कैसे हुआ, कहां से हुआ। यदि उद्भव हुआ तो क्या पहले इस सांख्यिकी का पहले कहीं प्रयोग होता था, तो पहले कब होता था, किस प्रकार इसको वर्तमान में उपयोग में लाने लगे, हम लोग काम में लेने लगे, उसका अध्ययन हम करेंगे विस्तार। वैसे देखा जाए तो सांख्यिकी हमारे प्राचीन काल से चली आ रही है। भारत के अंदर इसका प्रयोग होता भी था पहले, लेकिन धीरे धीरे लोगों को, विद्वानों को पता लगा कि हाँ सांख्यिकी का उपयोग हो रहा है, तो यह प्रयोग में आने लगे, इसका नाम दे दिया गया। ये वैसे कई इसका जो सहसंबंध हुआ है, कई विषयों से जुड़ा हुआ भी है। जो सर्वप्रथम जो इसका उद्भव माना गया, वैसे पूर्ण रूप से जो उद्भव बताया गया है, एक बार बता देता हूं। पूर्ण रूप से जो सांख्यिकी का उद्भव बताया गया है, लगभग वह 20वीं शताब्दी में बताया गया पूर्ण रूप से। यानी पूर्ण रूप से जो सांख्यिकी का उद्भव हुआ था वह कब हुआ था, 20वीं शताब्दी में हुआ था पूर्ण रूप से। अब 20वीं शताब्दी से पूर्व सांख्यिकी का किस प्रकार प्रयोग होता था, कैसे हुआ, किस प्रकार, किस किस शताब्दी में इसका विकास हुआ, कौन से ईसा पूर्व हुआ, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। ऐसे जो सांख्यिकी जो है हमारी, सर्वप्रथम जो सांख्यिकी के आंकड़े प्रयोग किए गए थे वह किस ईस्वी में प्रयोग किए गए थे, कब किए थे, उनके बारे में बताया जाएगा। इसमें एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, उन विद्वानों ने एक तथ्य बताया भी है कि जो सांख्यिकी जो है, जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि सांख्यिकी का या किसी विषय का मापन आप तभी कर सकते हो जब उस विषय का मापन करने योग्य हो, या उस विषय को अंकों में विभाजित कर सकते हो, अंकों में बांट सकते हो, तभी उसे क्या माना जाएगा, मापन माना जाएगा। और उस तथ्य को सांख्यिकी में जोड़ते हुए प्रमुख विद्वान रहे हमारे, उनका नाम था लॉर्ड केल्विन। क्या नाम था बच्चों, लॉर्ड केल्विन। तो लॉर्ड केल्विन के अनुसार पढ़ रहे हैं हम कि लॉर्ड जो केल्विन थे, इन्होंने सांख्यिकी के बारे में क्या कहा। लॉर्ड केल्विन के अनुसार, लॉर्ड केल्विन साहब ने सांख्यिकी जो तथ्य बताया गया था, तथ्य में उन्होंने क्या कहा, किसके बारे में कहा, उसके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। उन्होंने बताया कि आप जिस विषय की बात कर रहे हैं, सुनना, ये तथ्यों को शब्दों में बहुत अच्छा दबाव डाला है उन्होंने कि आप लिखते रहना मेरे साथ साथ, जिस विषय की बात कर रहे हैं। क्या कहा कि आप जिस विषय की बात कर रहे हैं, यदि आप उसका मापन कर सकते हैं, क्या कि आप जिस विषय की बात कर रहे हैं वो, यदि आप उसका मापन, मतलब उसको मापना, यदि आप जिस विषय की बात कर रहे हैं, यदि आप उसका मापन कर सकते हैं, आप जिस विषय की बात कर रहे हैं और आप उस विषय का मापन कर सकते हैं, मापन किसमें, अंकों में मापन कर सकते हैं, वह उसे अंकों में व्यक्त कर
सकते हैं तो आप क्या माने जाओगे, उस विषय के ज्ञाता माने जाओगे, यानी उस विषय को जानने वाले विद्यार्थी माने जाओगे। तो आप उस विषय में कहने मतलब आप कर सकते हैं, तो आप उस विषय को जानते हैं। लॉर्ड केल्विन ने एक बात कही, उन्होंने एक तथ्य बताया। तथ्य क्या बताया कि लॉर्ड केल्विन के अनुसार सांख्यिकी क्या है कि आप जिस विषय की बात कर रहे हैं, जिस विषय उदाहरण लेते हैं, विषय उदाहरण ले रहे हैं किसका, मानो उदाहरण लिया विषय, जैसे कोई कक्षा है, क्या है, कोई कक्षा 6 है, कौन सी हमारी 6 है। अब कक्षा 6वीं में विषय कौन कौन से होते हैं, ये लो साहब विषय होती है साहब, विषय होती है साहब सामाजिक विज्ञान और गणित, और कौन सी होती है विज्ञान, और कौन सी होती है विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। ये क्या हो गई हमारी किस कक्षा की सब विषय हो गई। भाई किसी भी कक्षा का हमारे रोडविन साहब कह रहे हैं, केल्विन साहब, कि आप जिस विषय की बात कर रहे हैं ये हमारी क्या हो गई कक्षा 6 के बच्चों की विषय हो गई। यदि आप उसे क्या कर सकते हैं, मापन, यहाँ तक क्या मापन क्या कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। अब मापन हमें मान लो किसी विद्यार्थी का मापन करना है, कोई विद्यार्थी है रोहित है, कौन सा रोहित है साहब, विद्यार्थी है, रोहित कौन है हमारा विद्यार्थी है। अब विद्यार्थी है, अब रोहित कौन सी क्लास से पढ़ता है, 6ठी क्लास में रोहित पढ़ता है। अब उसका विषय का मापन करना है, मान लो प्रथम परख के अंतर्गत, किसमें बच्चों, परख में परख लिया गया 10 का, 10 नंबर का परख था। अब बच्चे के प्राप्त अंक आए, सामाजिक में आए 9 नंबर, गणित में आए 4 नंबर, विज्ञान में आए 6 नंबर, हिंदी में आए 8 नंबर, अंग्रेजी में आए 5 नंबर, संस्कृत में आए 10 नंबर। साहब ऐसे नंबर आ गए बच्चों के। प्राप्त अंक क्या है बच्चों के कि परख लिया गया, कक्षा अध्यापक ने 10 नंबर का पूर्णांक था। गणित सामान्य ज्ञान में 9 नंबर आए, गणित में आए 4, विज्ञान में आए 6 नंबर, हिंदी में आए 8 नंबर, अंग्रेजी में आए 5 नंबर, संस्कृत में आए 10 नंबर। तो ये रोहित क्या कर सकते हैं, हम मापन कर सकते हैं। ये रोहित क्या हो रहा है, रोहित का हो रहा है मापन। क्या हो रहा है बच्चों, रोहित का मापन हो रहा है। तो मापन कैसे होता है, आगे कह रहे हैं केल्विन साहब कि आप जिस विषय की ये विषय आ गई हमारी की बात कर रहे हैं, यदि आप क्या कर सकते हैं मापन, ये परख के माध्यम से अपने रोहित क्या कर लिया, मापन कर लिया, और उसे अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। ये अंकों में व्यक्त कर दिया हमने साहब कि सामाजिक में 9 अंक, गणित में 4 अंक, विज्ञान में 6 अंक, हिंदी में 8 अंक, अंग्रेजी में 5 अंक, संस्कृत में 10 अंक है। तो उस विषय क्या होगा क्या मानते हो, तो उस विषय को जानते हैं, यानी आप उस विषय को जानकार बन जाओगे, उस विषय को जानने वाले बन जाओगे। अब हम ये रोहित के प्राप्तांकों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि रोहित संस्कृत विषय को अधिक जानता है, संस्कृत विषय का बहुत अच्छी तरह वह अध्ययन कर सकता है, वह संस्कृत में किसी टॉपिक में नहीं। आप यदि क्रमांक दिया जाए, क्या दिया जाए, इस विद्यार्थी को क्रमांक, सब विद्यार्थी को क्रमांक प्रदान किया जाए किस विषय में अच्छा नंबर आया, तो सबसे ऊपर क्रमांक नंबर कैसे जाएगा, सब विषय का क्रमांक, विषय क्रमांक। अब जिस विषय में सबसे अधिक नंबर आए जिसके किसके रोहित के, वो कहां जाएगा, क्रमांक से ऊपर चला जाएगा। मानो सबसे अच्छे नंबर किसमें आए हैं, संस्कृत में, तो सबसे फर्स्ट रैंक वहां पर कर रहे हैं विषय का, तो प्रथम रैंक किसको दी जाएगी, संस्कृत को। अब उससे 10 से कम नंबर किसमें आ रहे हैं, सामाजिक में कितने आ रहे हैं, 9 नंबर, तो सेकंड रैंक किसको दी जाएगी, सामाजिक ज्ञान को या सामाजिक विज्ञान को, ये सेकंड रैंक दे दिया हमने। थर्ड नंबर पे आए, थर्ड नंबर पे कौन सब्जेक्ट है, इसका कौन नंबर है, हिंदी का, हिंदी के नंबर आए उसके 8 नंबर, तो हिंदी कौन सा दे दी जाएगा, 3 नंबर। हिंदी के बाद आगे चलते हैं, तो फिर 10 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया, 8 नंबर,
अब किसमें 6 नंबर किसमें आए, विज्ञान में। चतुर्थ रैंक किसको दी जाएगी, विज्ञान को दे दी जाएगी। सब चतुर्थ रैंक विज्ञान मापन कर लिया हमने यहाँ पर। ये मापन क्रमांक है, क्या है, मापन क्रमांक। मापन क्रमांक आ रहा है विज्ञान में 4 नंबर। ये मापन क्रमांक दे दिया प्राप्तांक के आधार पर। मापन किसके आधार पर, ये प्राप्तांकों के आधार पर। यानी लिख देता हूं मैं एक बार, देखते रहे मापन क्रमांक किसके आधार पर है, प्राप्तांक के आधार पर। ये लो सर, मापन क्रमांक दे दिया हमने प्राप्तांकों के आधार पर। विज्ञान में कौन से विषय का नंबर आता है, विज्ञान के बाद विषय आता है अंग्रेजी का। सब अंग्रेजी में कितने नंबर आए रोहित के, अंग्रेजी में आए बच्चे के 5 नंबर। तो 5 क्रमांक तो दे दिया। और अंतिम विषय कौन विषय, गणित। तो गणित में कितने नंबर आए उसके, गणित में आए हैं 4 नंबर। अब ये हमने क्या दे दिया, 6 नंबर। अब यहाँ पर हमने मापन कर दिया, लॉर्ड केल्विन के अनुसार हमने उस विद्यार्थी का मापन कर दिया। और मापन के आधार पर यह बता दिया कि यह विद्यार्थी जो रोहित है, कक्षा 6 का जो विद्यार्थी है, इस विद्यार्थी के लिए संस्कृत विषय सबसे अच्छी होगी। क्योंकि कि वह इस विषय में सबसे अधिक प्राप्तांक आए हैं। तो सबसे अधिक प्राप्तांक आने के कारण यह उस विषय क्या करता है, विषय को जानता है, जानकार हो गया। उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त है उसको, रोहित को। क्या हमने रोहित का मापन कर दिया कि रोहित को जो सबसे अच्छी सब्जेक्ट लगती है संस्कृत लगती है, सेकंड नंबर पे सामाजिक ज्ञान आती है, थर्ड नंबर पे हिंदी आती है, फोर्थ नंबर पे विज्ञान आती है, 6 नंबर पे अंग्रेजी, 5 नंबर पे अंग्रेजी आती है और 6 नंबर पे गणित आती है। ये मापन क्रमांक दे दिया हमने, यानी उस विषय का मापन कर दिया। यहाँ पे बात करें लॉर्ड केल्विन ने कही थी। केल्विन का कहने का मतलब ये हो गया कि आप जिस भी विषय का अध्ययन कर रहे हैं, आप जिस भी विषय का अध्ययन कर रहे हैं और उस विषय का मापन करने के लिए आप उस विषय को अंक प्रदान कर सकते हैं। क्या प्रदान कर सकते हैं, अंक प्रदान कर सकते हैं। तो तात्पर्य यह हो गया कि वह विद्यार्थी उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता है। एक उदाहरण और लो, जैसे टीचर होता है। टीचर जब बनाया जाता है, जब जैसे 11th 12th टीचर कैसे बनाया जाता है, उसका मापन किया जाता है, उसकी एग्जाम ली जाती है, वह उस विषय के बारे में जानता है या नहीं जानता है। कॉलेज लेक्चरर के लिए भी वही चीज है। जैसे कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम हो गई, एग्जाम पास कर लेने के बाद उसे पोस्टिंग दी जाती है, तो उसे उसी विषय की पोस्टिंग दी जाती है जिस विषय का वह ज्ञाता है, जिस विषय का वह मापन कर सकता है। यही बात हमारे लॉर्ड केल्विन ने सांख्य से संबंधित कही थी। अब धीरे धीरे आगे चलते गए, क्लियर इसको आगे चलते गए तो लगभग जो प्राप्तांक देने के बाद जब इसका विकास हुआ, उस विकास के लिए एक तथ्य बताए गए, यानी जो सांख्यिकी जो हमारी है, इसका जो आकलन किया गया, उसके संबंध में आंकड़े बताए गए, तथ्य बताए गए, कब प्रयोग हुआ। तो लगभग जो इसका प्रादुर्भाव जन्म का जो प्रथम आंकड़ा दिया गया था, यह बताया गया था 3050 ईसा पूर्व। यानी सर्वप्रथम सांख्यिकी के आंकड़े 3050 ईसा पूर्व प्रस्तुत किए गए थे। लिख लीजिए, सर्वप्रथम सांख्यिकी कब प्रस्तुत किए गए थे, तो लिखिए सर्वप्रथम सांख्यिकी के आंकड़े 3050 ईसा पूर्व जो मिस्र के राजा थे, कौन थे, मिस्र के जो राजा थे, मिस्र के राजा था 3000 ईसा पूर्व मिस्र के सम्राट द्वारा सर्वप्रथम सांख्यिकी के आंकड़े मिस्र के राजा कौन थे, मिस्र के जो भी राजा थे, सम्राट थे, उनके द्वारा पिरामिडों के निर्माण हेतु या पिरामिडों का मापन हेतु ऐसे कह सकते हैं, सम्राट द्वारा पिरामिड जो पहले बनाए जाते थे, पिरामिडों के निर्माण हेतु सांख्यिकी का प्रयोग किया गया।
सांख्य का प्रयोग किया गया। अब ये प्रादुर्भाव हो गया, उद्भव स्टार्ट हो गया यहाँ से कि जो सांख्य की थी जो थी हमारी सांख्य का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था, सांख्य जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे सर्वप्रथम 3050 ईसा पूर्व मिस्र के सम्राट द्वारा जब पिरामिडों का निर्माण किया गया था, इसका निर्माण किया गया था, पिरामिडों का निर्माण किया गया था, तो इन पिरामिडों का निर्माण हेतु सांख्य का प्रयोग किया गया था। आप पिरामिडों को गिनने में कह दो या उनके आंकड़े बनाने में कह दो, उनके मापन करने के लिए कह दो, उनकी संख्या को प्रस्तुत करने के लिए कह दो, इत्यादि प्रकार के पिरामिड निर्माण के लिए सांख्य का प्रयोग किया गया था। तो कौन गया 3050 ईसा पूर्व का प्रयोग मान लिया गया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, तो मुगल काल के समय जो समंकों को प्रस्तुत करने के लिए समंकों को प्रस्तुत किया गया, समंकों को प्रस्तुत करने के लिए भी सांख्य का प्रयोग किया जाने लगा। चलते हैं आगे, इसमें लिखिए आगे। तो मुगल काल के समय, इसी के लिए लिखा हूं मैं, लिखते रहना मेरे साथ साथ। मुगल काल के समय समंकों को प्रस्तुत करने के लिए या समंकों का संग्रहण करने के लिए मुगल काल के समय समंकों का संग्रहण करने के लिए सांख्यिकी का, किसका बच्चों, सांख्यिकी का प्रयोग किया गया, जिसका प्रयोग किया गया। अब हम कैसे माने प्रयोग किया गया, तो उसके उल्लेख के बारे में बताया गया कि साहब इसका उल्लेख वहां दिया गया है, वहां बताया गया है कि साहब मुगल काल के समय भी सांख्य का प्रयोग होता था या हुआ था। तो जिसका उल्लेख कहाँ मिलेगा भाई, हम प्राचीन संबंधी जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं उसका उल्लेख हमें देखना पड़ेगा, पहले कहीं लिखे गए थे, तो उसका उल्लेख जो मिलता है, उसकी तो उस समय दो बुक थी, उस किताबों के अंदर इसके बारे में उल्लेख दिया गया है। तो जिसका उल्लेख तुझके बाबरी, कौन सी का उल्लेख कहां मिला था, जिसका उल्लेख तुझके बाबरी, नाम याद कर लेना, कहां इसका मुगल काल के समय जो समंकों का संग्रहण करने के लिए सांख्य का प्रयोग किया गया था, उसका उल्लेख कहां मिलता है, तुझके बाबरी व दो उल्लेख बताए गए, तुझके बाबरी व आइन ए अकबरी। मुगल काल के समय समंकों का संग्रहण करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया गया, जिसका उल्लेख तुझके बाबरी व आइन ए अकबरी से मिलता है, ये सब उल्लेख बता दिया कि सांख्य का जो उद्भव हुआ था, प्रादुर्भाव माना गया था, उस प्रादुर्भाव का उल्लेख हमें कहां से मिलेगा, उसका उल्लेख हमें तुझके बाबरी और आइन अकबरी से मिलेगा। मतलब यहां से हमें ज्ञात हो जाता है कि मुगल काल के समय भी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता था। पहला आंकड़ा कब प्रस्तुत हुआ, 3000 ईसा पूर्व, याद रखना, पहला आंकड़ा 3000 ईसा पूर्व जो मिस्र के सम्राट द्वारा पिरामिडों का निर्माण का प्रयोग किया गया। दूसरा आंकड़ा मुगल काल के समय समंकों का करने के लिए बच्चों संग्रहण करने का मतलब होगा इकट्ठा करना, उनको एक जगह एकत्र करना। तो मुगल काल के समय समंकों का संग्रहण करने के लिए सांख्य का प्रयोग किया गया, जिसका उल्लेख तुझके बाबरी व आइन ए अकबरी से मिलता है, उसका उल्लेख हमें यहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, धीरे धीरे आगे चलने के बाद उसका विकास माना गया। विकास कैसे हुआ, उसका आगे वाला काम देखिए। आगे तत्पश्चात 16वीं व 17वीं शताब्दी में, कब बच्चों, यानी मुगल काल के पहला सर्वप्रथम मिस्र के सम्राट द्वारा, सेकंड नंबर पे मुगल काल के समय, थर्ड नंबर पे शताब्दी आ गई हमारी 16वीं से 17वीं शताब्दी। कब
16वीं से 17वीं शताब्दी में ग्रह व नक्षत्रों की गणना ग्रह व नक्षत्रों की गणना के लिए भी इसका प्रयोग किया गया। सांख्यिकी का गणना के लिए भी सांख्यिकी का प्रयोग किया गया। ये लो साहब, ये एक तथ्य और हमारे सामने आ गया। तथ्य क्या सामने आया? सबसे पहला आंकड़ा 3000 दूसरा आंकड़ा मुगल काल के समय, उसका उदाहरण कहाँ मिलता है देखने को? तुझके बाबरी आईने अकबरी, याद करने के तरीके हो गए। तुझकी बाबरी और आईने अकबरी। तीसरा 16वीं से 17वीं शताब्दी में किसके लिए प्रयोग किया गया सांख्यिकी का? ग्रह और नक्षत्रों, रन कर लेना इसको, ग्रह और नक्षत्रों की गणना करने के लिए भी सांख्यिकी का प्रयोग किया गया। ये लो साहब, एक चीज और खत्म। अब धीरे धीरे आगे विकास होता गया। वो 17वीं शताब्दी, 16वीं 17वीं, अब धीरे धीरे आगे विकास हुआ तो 17वीं से 18वीं शताब्दी के अंतर्गत का बच्चों 17वीं से 18वीं शताब्दी के अंदर, हाँ तुम भी आप सुने ना कि 17वीं से 18वीं शताब्दी में सांख्यिकी का विज्ञान अलग रूप से कर दिया गया। किस रूप में कर दिया गया? लिखिए इसको ध्यान से, लिखिए इसमें 17वीं से 18वीं शताब्दी में 17वीं से 18वीं शताब्दी में सांख्यिकी का प्रयोग इसमें हुआ, जुए खेलने में। किसमें? चोरस, जो जुआ चोरस में आता है, ताश पत्तियां आती है हमारी, ये किसमें आती है? सांख्यिकी में उसका प्रयोग कर दिया। कब किया गया? 17वीं से 18वीं शताब्दी में कर दिया गया। तो 17वीं से 18वीं शताब्दी में सांख्यिकी का प्रयोग जुआ वो आपने सिर वाले जुआ नहीं, जुआ जो चोरस खेला जाता था, चोरस मान लो, शतरंज मान लो, हमारा ताश पत्तियां मान लो, सब इसी के अंतर्गत है। तो 17वीं से 18वीं शताब्दी में सांख्यिकी का प्रयोग जुए में। अब ये जुआ कौन खेलते थे? अमीर लोग, राजा महाराजा लोग क्या कहते थे? जुआ खेलते थे। तो 17वीं से 18वीं शताब्दी में सांख्यिकी का प्रयोग जुए में अमीर लोगों के द्वारा किया गया। ये लो साहब, तीसरा तथ्य हमारा आ गया। तीसरा में बता दिया गया कि 17वीं से 18वीं शताब्दी जब आगे बढ़ी तो 17वीं शताब्दी के सांख्यिकी का जो प्रयोग हुआ वह प्रयोग जुए में, किसके द्वारा? अमीर लोगों के द्वारा। अब जुए कौन से उदाहरण देख लो इसके, जुए में उदाहरण ले लो साहब, उदाहरण कौन से साहब? ये लो साहब, चौरस का खेल तो कौन खेलते थे? शकुनी मामा जी। महाभारत काल के समय चौरस खेलकर इन्होंने पांडवों को हराया और पांडवों से अपना राज्य प्राप्त कर लिया, हड़प लिया अपना चौरस खेल कर। चौरस खेल लो, ताश पत्ती देख लो साहब। अब ये कौन थे? ताश पत्ती खेलने वाले, चौरस खेलने वाले कौन थे? अमीर लोग थे। अमीर कह दो, आप इसको राजा महाराजा कह दो। ये लो साहब, राजा महाराजा भी खेलते थे, उसके सेनापति खेलते थे। तो 17वीं से 18वीं शताब्दी में सांख्यिकी का प्रयोग जुए को समझा गया, चौरस और ताश पत्ती। ठीक है, चौरस और ताश पत्ती में अमीर लोगों के द्वारा, अमीर लोग कह दो या फिर राजा महाराजा कह दो, अमीर लोगों के द्वारा और राजा महाराजाओं के द्वारा किया गया। अच्छा, लोगों के द्वारा प्रयोग नहीं लिखा, सॉरी लिख लेना है, लोगों के द्वारा प्रयोग किया गया। सही था, पहले लिखा तो सही था, सॉरी साफ कराना द्वारा, पहले से लिखा था बिल्कुल, द्वारा किया गया।
लिख लेना तीनों नोट्सों को। ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, धीरे धीरे आगे और विकास होता गया और कदम बढ़ते गए। रिपीट कर रहा हूं पुनः, पहला दूसरा, पहला कब हुआ ये आंकड़े, दूसरा कब हुआ मुगल काल के समय, उदाहरण कहाँ मिलता है इसकी बाबरी आइनेक भाई। तीसरा रीजन 16वीं शताब्दी में कब ग्रहण अक्षरों की गणना करने के लिए। चौथा उदाहरण 17वीं से 18वीं शताब्दी में कब सांख्य का प्रयोग हुआ, किसके लिए हुआ, जुए के लिए हुआ। जुआ को कौन सा, चौरस, ताश पत्ती आदि कुछ भी मान लो, किसके द्वारा प्रयोग किया गया, अमीरों के द्वारा गया, राजा महाराजाओं के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, शताब्दियां चली गई। इसके बाद इनमें से लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ। हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना है, लिखने के लिए समझने के लिए काम आएगा आपका। फिर उसमें नेक्स्ट अगला वाला आंकड़ा बताता हूँ, अगले वाले आंकड़े क्या बताया गया। अगले वाले धीरे धीरे शताब्दी आगे बढ़ती गई, चलती गई चलती गई चलती गई और लगभग 18वीं से 19वीं शताब्दी में सांख्यिकी की कुछ रीतियों का प्रतिपादन हो गया। लेकिन प्रतिपादन करने से पहले 18वीं से 19वीं शताब्दी में राजा महाराजा भी आ गया। अब राजा महाराजा ने क्या किया उसका लिख लेते हैं। चलिए लिया स्क्रीनशॉट, ठीक लिखते रहना साथ साथ। कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से कमेंट करके आप कुछ पूछ सकते हो, समझ में नहीं आया तो। अगर चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, आपकी सहायता से आगे बढ़ते चलेंगे। हाँ आगे चलिए, आगे चलते हैं हम। मैन चीज दिखा रहा हूं, मैन पॉइंट। बस ये तो कुछ थ्योरी है हमारे लिए, बस कि जब तक थ्योरी की जानकारी नहीं तब तक कुछ नहीं। जैसे केंद्रीय साहब ने कहा था ना कि जब तक आप किसी विषय का मापन नहीं कर सकते, और मापन करने के लिए हमें उस विषय की थ्योरी का अध्ययन करना पड़ेगा। तो थ्योरी में मेन जो चीज है उनका अध्ययन कर लेने के बाद ही हमें ज्ञात होगा कि साहब इसका अध्ययन करना है। आगे लिखिए, कहां तक हो गया, 17वीं शताब्दी तक। हाँ जो भी हो, 16वीं से 17वीं से 18वीं। हाँ आगे लिखिए 18वीं से 19वीं शताब्दी में लिखो। 18वीं से 19वीं शताब्दी में कब, 18वीं से 19वीं शताब्दी में जो भारत था, भारत के अंदर एक समग्र विकास हुआ। इसके उदाहरण जो मिलते हैं 18वीं से 19वीं शताब्दी में सांख्यिकी की कुछ रीतियों का या सिद्धांतों का, किसका बच्चों, या सिद्धांतों का प्रतिपादन कुछ विद्वानों के द्वारा किया गया। 18वीं से 19वीं शताब्दी में सारी कुछ रीतियों या सिद्धांतों का प्रतिपादन कुछ विद्वानों के द्वारा किया गया। तो वो रीतियां कौन कौन सी थी, प्रमुख रूप से जो रीतियां बताई गई थी, इस रीतियां जो बनी, जैसे किस कारण बनी, कारण लिख लो। जब सांख्यिकी का गणित विषय के साथ क्या कर दिया गया, कोऑर्डिनेशन, समन्वय कर दिया गया। क्या कर दिया गया बच्चों, सांख्यिकी का गणित विषय के साथ समन्वय कर दिया गया। तो समन्वय करने के बाद जो प्रमुख विद्वान लोग थे, उन विद्वान लोगों ने सांख्यिकी के कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दिया गया। प्रमुख रूप से 4 प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। ये सिद्धांत कौन कौन से थे, उनके नाम लिख लीजिए। जो प्रथम सिद्धांत है, उस सिद्धांत का प्रतिपादन, प्रथम सिद्धांत देखिए, संभाव्यता का सिद्धांत, पॉसिबिलिटी का सिद्धांत। इसका संभाव्यता का सिद्धांत, संभाव्यता का
सिद्धांत। अब इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, लिखते रहिए। यहां लिख देता हूं मैं प्रतिपादक। अब इस सिद्धांत संभाव्यता का जो सिद्धांत था, इसका प्रतिपादक पैस्कल फर्मेट थे। कौन थे बच्चों? पैस्कल एवं फर्मेट। पैस्कल एवं फर्मेट थे। तो दूसरा सिद्धांत दिया गया था वह हमारा कौन था? प्रतिचयन तकनीक का सिद्धांत। लिख लो मेरे साथ साथ। नंबर 2 प्रतिचयन तकनीक का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कार्डतो साहब थे। कौन थे साहब? कार्डतो। विद्वान का नाम क्या था? कार्डतो। कठिन से, जटिलता से, ऐसे कह सकते हैं। तृतीय जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत का नाम वृहत संख्याओं का सिद्धांत था। है ना? कौन सिद्धांत था? वृहत संख्याओं का सिद्धांत। लिख लीजिए, वृहत संख्याओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? इस सिद्धांत का प्रतिपादक जेम्स बर्नौली साहब थे। लिख लीजिए, जेम्स बर्नौली। जेम्स बर्नौली ने इसका प्रतिपादन किया। चौथा सिद्धांत बताया गया था वह था नैतिक संभाव्यता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? नैतिक संभाव्यता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्नौली साहब ने किया था, लेकिन जेम्स नहीं थे। उनका नाम क्या था? डेनियल। डेनियल बर्नौली। नाम क्या था उनका? डेनियल बर्नौली। डेनियल बर्नौली शायद भाई होंगे, लगता है। वही लगता है कि भाई, दोनों भाई बहन होंगे। 18वीं से 19वीं शताब्दी के अंदर का बच्चों, 18वीं से 19वीं शताब्दी में सांख्यिकी की कुछ रीतियों या सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। इसका प्रतिपादन कुछ विद्वानों के द्वारा किया गया। ये प्रतिपादन कब हुआ था? जब सांख्यिकी और गणित क्या कर दिया गया था? समन्वय कर दिया गया था। समन्वय होने के बाद विद्वानों ने सोचा कि उन दोनों को मिला दिया जाए और सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दिया जाए। तो उन्होंने 4 प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। रिपीट कर रहा हूं, सुनते रहना, समझते रहना, लिखते रहना। नंबर 1 संभाव्यता का सिद्धांत। प्रतिपादक कौन था? पैस्कल व फर्मेट। नंबर 2 प्रतिचयन तकनीक का सिद्धांत। इसका प्रतिपादक कार्डतो। नंबर 3 वृहत संख्याओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रयोग कौन था? जेम्स बर्नौली साहब थे। नंबर 4 नैतिक संभाव्यता का सिद्धांत। इसका प्रतिपादक नंबर 4 कौन सा है? डेनियल बर्नौली साहब थे। 4 प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ जब सांख्यिकी और गणित क्या कर दिया गया? कोऑर्डिनेशन कर दिया गया। इन दोनों के कोऑर्डिनेशन करने के बाद 4 प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। ये चारों सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। लिख लेना। नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से। आगे चलिए, ये सिद्धांत स्क्रीनशॉट लेना इसका। आगे चल रहा हूं। सिद्धांत अब जब सिद्धांतों का प्रतिपादन हो गया, प्रतिपादन होने के बाद जब धीरे 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 इसका विकास हुआ, आगे बढ़ती चली गई, तो विकास होने के बाद क्या कर दिया गया? कुछ और विद्वानों ने सहायता प्रदान की। जैसे कहते हैं सब कुछ कार्य प्रारंभ करते हैं तो कुछ लोग हमारी मदद करने लगे रहते हैं। उसी प्रकार इन सिद्धांतों का प्रतिपादन हो जाने के बाद कुछ विद्वानों ने सहयोग प्रदान की। कौन है साहब? गणित का समन्वय सांख्यिकी के साथ हो जाने की वजह से आगे बढ़ाया जाए। आगे लिखते हैं, लिख लिया इसको? आगे चलो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी चीज की, समझ में आता रहे। चलिए, ये हो गया, सिद्धांत हो गए 1 2 3 4। अब चारों सिद्धांतों का प्रतिपादन होने के बाद 18वीं से 19वीं शताब्दी में कुछ विद्वान थे, उनके नाम लिखा देता हूं, शायद दिख जाएगा। हाँ, देखिए 18वीं से
19वीं शताब्दी में कुछ अन्य विद्वानों ने सांख्यिकी की 18वीं से 19वीं शताब्दी में कुछ अन्य विद्वानों ने सांख्यिकी की कुछ अन्य रीतियों का प्रतिपादन किया। कुछ अन्य विद्वानों ने सांख्यिकी की अन्य रीतियों का प्रतिपादन, क्या बच्चों, प्रतिपादन किया। वे कौन थे? वे विद्वान निम्न हैं। कौन कौन से थे बच्चों? लिखते रहना, मैं नाम बोलता रहता हूं। नंबर 1 नैप, नंबर 2 क्रम कौन सा हो सकता है? नैप, फिशर। नंबर 3 नैप साहब हो गए, फिशर साहब हो गए, और कौन थे? बाउली साहब और लेक्सिस सर फ्रांसिस गाल्टन साहब, बाउले। नंबर 4 गाल्टन, नैप, फिशर, बाउले, गाल्टन, कार्ल पियर्सन। लिखा था एक पूरा चैप्टर आता है कार्ल पियर्सन सूचकांक का, फिशर का आधा सूचकांक आता है, कार्ल पियर्सन की माप आती है, कार्ल पियर्सन का सिद्धांत, कार्ल पियर्सन आदि प्रमुख विद्वानों ने सहायता प्रदान की सांख्यिकी रीतियों का प्रतिपादन करने के लिए। तो 18वीं से 19वीं शताब्दी में कुछ अन्य विद्वानों ने सांख्यिकी अन्य रीतियों का प्रतिपादन किया। ये विद्वान कौन से? नैप, फिशर, बाउले, गाल्टन और कार्ल पियर्सन, ये विद्वान थे जिन्होंने आगे बढ़ाने में उनकी सहायता प्रदान की। आगे चलते हैं। धीरे धीरे भारत के अंदर जो इसका ये पूरे विदेशों में दिखा दिया गया। अब भारत में जो इसका विकास हुआ, उस विकास के लिए कुछ तथ्य बताए। जब भारत में कब मिला गया, तो भारत में इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो लिख लो, सांख्यिकी का उल्लेख भारत में कहाँ मिला है? भारत में महाभारत, भगवत गीता, रामायण, शुक्र नीतियां आदि में। किनके लिए? जातियों के लिए। राजा महाभारत, भगवत गीता, रामायण, शुक्र नीति में मिलता है। इसको भी नोट करते रहना। भारत के अंतर्गत सांख्यिकी का उल्लेख भारत में महाभारत, भगवत गीता, रामायण, शुक्र नीति आदि भारत में मिलता है। इन जगहों पर सांख्यिकी विकास के बारे में मूल्य अब यहाँ कहाँ मिलेगा? सैन्य गणनाओं के लिए, सैन्य गणना, जो सेना की गणना की जाती थी, उस गणना के लिए जो आंकड़े प्रस्तुत होते थे, वे आंकड़े किसके होते थे? हमारे सांख्यिकी होते थे। इसलिए कहा गया कि भारत में इसका विकास हुआ। अब धीरे धीरे आगे चलता गया। एक तथ्य और बता दिया, पीछे भूल गए हम। एक सम्राट थे रैमसिस, सम्राट रैमसिस थे। सम्राट रैमसिस ने 1400 ईस्वी पूर्व के अंतर्गत जातियों की गणना करने के लिए या भूमि का वर्गीकरण करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया गया। एक लाइन और लिख लेना, 1400 ईस्वी में सम्राट रैमसिस, किसके द्वारा? सम्राट रैमसिस के द्वारा जातियों की गणना व भूमि का
चित्रण करने के लिए सांख्यिकी का, इसका बच्चों सांख्यिकी का प्रयोग किया गया। अब देखो एक तथ्य बताता हूं, जाति का, जाति के लिए कैसे और भूमि का चित्रण करने के लिए कैसे। पहले जाति वाला उदाहरण देख लेते हैं। जातियां जो वर्तमान में, जातियां कौन कौन सी है पता है आपको, कौन कौन सी? जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, एसबीसी, ये जातियां बना देंगी सब। जातियों का फर्क दे दिया हमने, ये जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और एसबीसी। लेकिन पूर्व काल के समय जब राजा महाराजाओं का शासन काल होता था, तो ये तो वर्तमान में है, लेकिन पूर्व के अंतर्गत, पूर्व काल में जातियों के, पूर्व काल में जातियां 4 वर्णों में बटी हुई थी। वर्ण कौन से थे? नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 शूद्र। आप समझ लीजिए कैसे। 1400 ईस्वी के अंतर्गत सम्राट रैमसेस के द्वारा जातियों की गणना करने के लिए और भूमि का जाति कैसे, वर्तमान में हमारे देश में कौन सी है? जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, एसबीसी आदि टाटा माड़ा जो क्षेत्र के अंदर जातियां आती थी वो जातियां आई। लेकिन पूर्व समय जातियों में ये वर्ग नहीं थे। पूर्व काल के अंतर्गत मैंने लिख दिया यहाँ पर सामने कि पूर्व काल में जातियों में 4 वर्ण बटे हुए थे। जातियां 4 वर्णों में बटी हुई थी। वे वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण द्वारा राजा को सलाह देने का कार्य या मंदिर की पूजा करने का कार्य किया जाता था, ब्राह्मण कार्य बढ़ गया। दूसरा क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन होता था? जो प्रजा की सुरक्षा करता था, बॉर्डर सीमा पे दुश्मन की सुरक्षा करता था, वह कार्य करने वाले कौन कौन सी जाति होते थे? क्षत्रिय। तो जातियों गणना की जा रही है यहाँ पर, तो गणना कर दी, आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया। आंकड़ा किस में आ गया? सांख्यिकी के अंतर्गत आ गया। क्षत्रिय हो गया। वैश्य, वैश्य व्यापार नीति को अपनाते थे। ये लोग व्यापार कार्य करते थे, वस्तुओं का लेन देन करना, आयात करना, निर्यात करना, ये सभी कार्य वैश्य समाज के या वैश्य जाति के लोगों के द्वारा किया जाता। और जो शूद्र कार्य किया जाता था, यह कार्य शूद्र कार्य प्रजा के जो साफ सफाई करने वाले, राजा की सुरक्षा, राजा के महल में साफ सफाई करने वाले या राजा का अन्य निम्न श्रेणी कार्य करने वाले व्यक्ति शूद्र जाति के बटे हुए थे। इस प्रकार से 4 प्रकार की जातियां बटी हुई थी। दूसरा इसमें मैंने कहा कि साहब भूमि, देखो भूमि का कैसे करते हैं, भूमि का चित्रण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो पटवारी जो होता है, पटवारी भूमि को बांटता है ना, तो वैसे ही भूमि का कहते हैं। भूमि का चित्रण देखो, भूमि का चित्रण कैसे हो रहा है। ये लो साहब, ये मैंने क्या बना दी? भूमि है हमारी। क्या है बच्चों? ये भूमि है। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और 4 हिस्सा, 6 हिस्से। 6 हिस्से हो गए, 4 5 6 हिस्से। भूमि का चित्रण कर रहे हैं। ये सब, ये भूमि को हमने भर दिया, चित्र कर दिया, रंगीन कर दिया साहब। ये तो हमारी पक्की, जैसे भूमि के 2 हिस्से होते हैं ना, पटवारी के द्वारा भर दिए जाते हैं। तो ये 2 हिस्से, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, छठा हिस्सा, ये 6 हिस्से हो गए। अब भूमि का यहाँ पर चित्रण कर दिया जाता। फिर 1 2 मतलब जो ये अंकित है, ये संकेत किस चीज के हैं? ये संकेत पक्की भूमि के हैं। और जो खाली बना हुआ है, यह संकेत किसका है? कच्ची भूमि का। पक्की भूमि कितनी हुई? 2/6। कच्ची भूमि कितनी? 1 2 3 4, 4/6। ये भूमि का चित्रण कर दिया जाता है इस प्रकार से। ये चित्रण कर दिया, ये भूमि का चित्रण हो गया। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट बिंदु है, अंतिम टॉपिक है, जिसमें बावले ने अपनी बात कही थी। स्क्रीनशॉट लेना पुनः इसका एक बार।
ठीक है, ये हमारे विद्वान हो गए। विद्वान ने उल्लेख बता दिया, भारत में कहाँ उल्लेख मिलता है इसका। और 1400 ईस्वी में सम्राट रामसे द्वारा जातीय गणना के लिए जातीय गणना कर दी हमने, और भूमि का ये चित्रण कर दिया, सांख्य का प्रयोग किया जाता था। अब बावले ने एक बात कही, तो बावले की बात सुनिए, कर रहा हूं इसको, देखिए बावले के अनुसार एडिट डाल लेना सभी अपनी अपनी कॉपी के अंदर। बावले ने क्या तथ्य बताया, देखिए बावले के अनुसार बावले ने क्या बताया, बावले ने सही बारे परिभाषा बताई। देखिए सांख्यिकी का ज्ञान एक विदेशी भाषा का, सांख्यिकी का ज्ञान एक सांख्यिकी का ज्ञान, हाँ आप भी, कि सांख्यिकी का ज्ञान एक विदेशी भाषा का या किसका, बीजगणित का। क्यों, गणित का और सही का क्या, सांख्यिकी का क्या हो गया, समन्वय हो गया, सहसंबंध हो गया। अब सहसंबंध हो गया तो विदेशी भाषा भी आ गई, ये हमारे इसमें आ गई, बीजगणित भी आ गई। बीजगणित के ज्ञान का भाती है, या बीज गणित के ज्ञान की भाती है। बाद बताऊंगा उसको। हाँ क्या लिखा कि सांख्यिकी का ज्ञान एक विदेशी भाषा का या बीजगणित के ज्ञान की भांति है। यह किसी भी समय एवं दशा मतलब स्थिति, दशाओं में क्या हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, यानी किसी भी समय काम आ सकता है। तो यह किसी भी समय दशाओं में उपयोगी सिद्ध होता है। जब एक तो सुन लेना, जब किसी भी विद्वान की परिभाषा लिखी जाती है तो उस परिभाषा को इनवर्टेड कॉमास के अंतर्गत बंद कर दिया जाता है, प्रारंभ से लेकर अंतिम बिंदु तक। अंतिम पर दोबारा समझ एक बार कि बावले ने क्या कहा कि सांख्यिकी का ज्ञान एक विदेशी भाषा का या बीजगणित के ज्ञान क्या है, भांति मतलब उसके समान है। सांख्यिकी का ज्ञान सीख लिया तो इसका मतलब आपने बीजगणित वाला ज्ञान भी सीख लिया है। यह किसी भी समय एवं दशा, किसी भी समय एवं दशा मतलब स्थिति में उपयोगी सिद्ध होता है। आपने सांख्यिकी को पढ़ लिया, सांख्यिकी का अध्ययन कर लिया, तो इसके अध्ययन मात्र से हम यह कह सकते हैं कि यह ज्ञान आपके कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यह ज्ञान हर समय और हर प्रकार की स्थिति में उपयोगी सिद्ध होगा। ये हमारा हो गया उद्भव। यहां तक सांख्यिक उद्भव पूर्ण रूप से माना गया। जो पूर्ण अंतिम एक लाइन आती है, यहां लिख देते हैं कि सांख्यिकी का पूर्ण रूप से विकास लगभग 20वीं शताब्दी में माना जाता है। यानी पूरा विकास जो माना गया, कौन शताब्दी माना गया, 20वीं शताब्दी में। यानी 20वीं शताब्दी तक पूर्ण रूप से इसका सांख्यिक विकास हो चुका था। ये इसका उद्भव हो चुका है सांख्यिक। अब आगे नेक्स्ट जो क्लास आएगी हम उसमें सांख्यिक का अर्थ पढ़ लेंगे और परिभाषा ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे आपको क्लास कैसे लगी कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। कुछ पूछना हो तो बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। लाइक से कमेंट से हम समझेंगे आप विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारी क्लास का नाम था इन्वेंशन क्लासेज।
ठीक है, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लेना इसका आप सब विद्यार्थी। ओके, शाबाश।